हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पार्किंसनिज़्म बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक डीजेनरेटिव डिज़ीज़ है। डीजेनरेटिव डिज़ीज़ का मतलब हो गया कि उम्र जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसके हिसाब से वो सेल डीजेनरेट ख़त्म होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सबसे पहले जेम्स पार्किंसन ने इस बीमारी को खोजा था और उन्होंने इसका नाम शेकिंग पैल्सी रखा था। उनका जन्म 11 अप्रैल को हुआ था। 11 अप्रैल को हम पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड पार्किंसन डे के नाम से मनाते हैं। उनकी डेथ के बाद इसका नाम बदलकर पार्किंसन डिजीज़ कर दिया गया। दोस्तों, हमारे ब्रेन में दो तरह के केमिकल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है एसिटाइल कोलिन और दूसरा होता है डोपामिन। हमारे ब्रेन में एक सब्सटेंशिया नाइग्रा करके पार्ट होता है जो डोपामिन बनाता है, और ऐसे पार्किंसनिज्म के मरीज़ों में डोपामिन बनाने वाले सेल्स डैमेज हो जाते हैं या डीजनरेट करते हैं, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में डोपामिन नहीं बनता है और उनको पार्किंसनिज्म की बीमारी हो जाती है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसको पार्किंसनिज्म होने का जो रिस्क है वो 3% है। ज़्यादातर जो उम्र इससे अफेक्टेड रहती है वो है 40 से 70 साल। इसका इंसिडेंस जनरल पॉपुलेशन में 1 लाख पॉपुलेशन में 10 बंदों में ये बीमारी देखी जा सकती है। अगर कोई 50 साल से ऊपर है तब इसका इंसिडेंस बढ़कर 50 के करीब हो जाता है। हमारे इंडिया में आज की डेट में पार्किंसन के मरीज़ जो हैं 10 से 20 लाख के करीब हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट लक्षण हैं वो हैं रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ब्रैडीकाइनेसिया और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। रिजिडिटी का अर्थ है कड़ापन आना, यानी कि स्टिफनेस। ये अक्सर एक साइड में होता है। ट्रेमर का अर्थ है कंपन। लोग जो बैठे बैठे ही उनके हाथ हिलते रहते हैं कुछ, लेकिन जब वो कुछ करने लगेंगे, हाथ से कहीं गिलास पकड़ना शुरू करेंगे या कोई चीज़ हाथ से करना शुरू करेंगे, तब वो कंपन बंद हो जाती है। इसको हम रेस्ट ट्रेमर कहते हैं। तीसरा है जैसे ब्रैडीकाइनेसिया। ब्रैडीकाइनेसिया का मतलब होता है सुस्त होना। हर काम स्लो स्पीड में पेशेंट करते हैं। अगर खाना भी खाएंगे तो बहुत देर तक खाना खाते रहेंगे। बाकी जो घर के मेंबर हैं उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन ये धीरे धीरे खाते रहेंगे। चौथा है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि वो अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं और ऐसे पेशेंट्स बार बार गिरते रहते हैं। रिजिडिटी का मतलब है कड़ापन, मीन्स स्टिफनेस। मतलब ये हो गया कि उनके अपने रोज़ के कामों में कड़ापन नज़र आएगा। हाथ पैरों में कड़ापन, बिस्तर में करवट बदलने में उनको दिक्कत आती है, चलते वक्त हाथ नहीं मूव कर सकते हैं। कई लोगों को शरीर में दर्द भी रहता है। कंपन यानी कि रेस्टिंग ट्रेमर ज़्यादातर लोगों में हाथ में दिखाई देते हैं। ये रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं, पेशेंट बैठे बैठे उसका हाथ हिलता रहता है। लेकिन कई लोगों में ये जो कंपन है या ट्रेमर है पैर में भी हो सकती है। कई लोगों के सिर हिलते रहते हैं, जबड़े, होंठों में, इवन की ठुड्डी में भी कंपन हो सकती है। ब्रैडीकाइनेसिया ये सबसे परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। इसका मतलब होता है सुस्तपन। हर रोज़ के काम में दिक्कत आती है। पेशेंट हाथ भी नहीं हिला सकता है जब वो चलते हैं। यूजुअली जब हम चलते हैं तो हमारे बाजू हिलती हैं, आगे पीछे होती हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में अगर हम देखें तो उनके प्रॉपर हाथ या बाजू नहीं हिल पाते हैं। उनकी हर एक्टिविटी स्लो हो जाती है। जो डेली का काम करते हैं वो स्लो हो जाती है। नहाने में, टॉयलेट करने में, शेविंग करने में, कुकिंग, कटिंग या वॉशिंग, ये सब स्लो हो जाती हैं। उनके मुंह से
थूक निकलना शुरू हो जाता है, सलाइवा, क्योंकि वो सलाइवा को स्वेलो नहीं कर सकते हैं। मीन्स थूक को निगलने की जो क्षमता होती है उनकी कम हो जाती है, और उसकी वजह से वो उनका जो थूक है वो ड्रूल करता है, निकलता रहता है। उनकी जो हैंड राइटिंग है, या लिखाई है, वो ख़राब हो जाती है और बहुत छोटा छोटा करके वो लिखते हैं। ऐसे पेशेंट अपनी आंखें बार बार नहीं झपकते हैं। मीन्स उनकी ब्लिंकिंग जो है बिल्कुल कम हो जाती है, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है। हम इसको एक्सप्रेशनलेस फेस कहते हैं। जैसे ये देखिए, इस पिक्चर में उनकी हैंडराइटिंग जो है बिल्कुल छोटी सी, गंदी सी लग रही है। ये जो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है, ये ऐसे लक्षण हैं जो कि बहुत लेट स्टेज में आता है, लेकिन कई लोगों में ये पहले भी आ सकती है। मरीज़ को बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे मरीज़ जो हैं बार बार गिरने लगते हैं। उनको चलते वक्त अगर मुड़ना है तो मुड़ने में भी दिक्कत आती है। अगर वो बैठे हैं, बैठने से उठने की कोशिश करते हैं, तब वो गिरने की उनको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप देखो तो मरीज़ का जो पोस्चर है वो धीरे 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 आगे की तरफ झुका हुआ देखने को मिलता है। अगर हम उनकी चाल ढाल देखें तो ऐसे पेशेंट बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, और बिल्कुल अगर वो छोटे छोटे स्टेप लेके फास्ट चलते भी हैं तो वो फास्ट ही चलते जाएंगे, उनको रोकना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनकी बोलने में दिक्कत होती है। उनकी जो बोलने की वॉल्यूम है, स्पीच की जो वॉल्यूम है बिल्कुल स्लो हो जाती है। उनको पूछना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनसे बोलना पड़ता है कि ज़्यादा थोड़ा ज़ोर से बोलिए। ऐसे पेशेंट्स में याददाश्त की भी कमी आ जाती है। पर ये याददाश्त की जो कमी है वो कम से कम बीमारी के 5-8 साल के बाद ही देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये देखा गया है कि 40 से 60% पार्किंसन के पेशेंट्स में डिप्रेशन हो सकती है। मोटर कॉम्प्लिकेशंस थी ये सारी। इसमें होता है वीनिंग ऑफ फिनोमिना, नो ऑन फिनोमिना, या फिर ऑफ फिनोमिना। ये हम जब पार्किंसन के मरीज़ को कोई दवाई देते हैं तो शुरू में उसका असर बहुत अच्छा होता है, उसको हम ऑन फिनोमिना बोलते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद दवाइयाँ असर कम करना शुरू कर देती हैं और उसका असर नहीं होता है, उसको हम ऑफ फिनोमिना बोलते हैं। और कई बार दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक लेने पे जब उनका असर नहीं होता है तो पेशेंट में एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसको हम डिस्काइनेसिया बोलते हैं। कुछ नॉन, ये तो थी जो मैंने मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनको। कुछ ऐसी होती हैं प्रॉब्लम्स जिनको हम नॉन मोटर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। जैसे उनकी सूंघने की शक्ति कम हो सकती है, नींद आने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सूंघने की शक्ति जिन लोगों में कम होती है या नींद आने की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनसे हम कई बार प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनको आने वाले टाइम में पार्किंसन हो सकता है। उनकी सूझबूझ कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को पेन रहती है, कब्ज़ी की शिकायत रहती है, कोई खाना खाते वक्त निगलने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है, थूक बनता है, जिसकी ड्रूलिंग हो सकती है। तो पार्किंसन क्या फैमिलीज़ में रन करता है? तो ये देखा गया है कि 20% केसेस में फैमिली की हिस्ट्री होती है कि घर में किसी न किसी को पार्किंसन है। ये किसी व्यक्ति को छूने से नहीं होता है, ब्लड को डोनेट करने से या इंजेक्शन की सिरिंज लगाने से पार्किंसन नहीं होता है। एग्जैक्ट कारण क्या है, वो हार्मोन्स का
या केमिकल्स का डिसबैलेंस है कि डोपामिन कम बनता है। लेकिन क्यों कम बनता है, एज रिलेटेड है, एग्जैक्ट कारण क्यों है, वो अभी तक उसका क्लियर कट नहीं है। लेकिन ये कोई चीज़ खाने से, जादू टोना करने से या किसी शराब से नहीं होता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसकी बीमारी के कारण बन सकते हैं, चाहे वो जेनेटिक है, इन्वायरमेंटल है, कोई इन्फेक्शन है या डिप्रेशन है। ये कारण हो सकते हैं, लेकिन जादू टोना टोटका या कोई शराब है, ये कारण नहीं है। बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जिनमें पार्किंसन की बीमारी डायग्नोज हुई थी, जिसमें एक्टर माइकल जे फॉक्स है, एक्ट्रेस कैथरीन हेपबर्न है, पॉप जॉन पॉल थ्री है, अटॉर्नी जनरल जेनेट रेनो है, बॉक्सर मोहम्मद अली हैं। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी, अपनी बीमारी से फाइट की है, इलाज करवाया है और चलते रहे हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट का देखें तो कब ट्रीटमेंट हमें शुरू करनी चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या राइट ट्रीटमेंट है, ये हमें देखना पड़ता है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पार्किंसनिज्म की कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इसे हम सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम इसमें दवाइयाँ देते हैं वो पार्किंसन बीमारी को और ज़्यादा खतरनाक होने से बचाए। बीमारी के लक्षण कंट्रोल हो भी सकते हैं और वो उनकी वर्सनिंग भी हो सकती है। क्या जो दवाइयाँ हैं पार्किंसनिज्म की हैं वो बीमारी को रोकती हैं? तो इसका आंसर है बहुत कम चांसेस हैं। हालांकि एक दो मेडिसिन हैं जिनसे ये कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जिनसे बीमारी की प्रोग्रेशन को या बीमारी बढ़ने को हम रोक सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कब ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए? हमें ट्रीटमेंट पार्किंसन की तभी शुरू करनी चाहिए जब पेशेंट के जो लक्षण हैं वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि उसकी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो दिनचर्या है, वो अफेक्ट हो रही है। और ये ट्रीटमेंट हमेशा लाइफ लॉन्ग हमें लेनी है। कुछ दवाइयाँ हैं जो हम पार्किंसनिज्म में देते हैं। इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो सभी पेशेंट को शुरू में ही दी जाती है, जैसे लीवोडोपा या कार्बिडोपा। फिर है रोपिनिरोल, प्रेमपेक्सोल, सेलेजिलिन, रेसाग्लिन। सेलेजिलिन, रेसाग्लिन ये हैं, इनकी कुछ स्टडीज़ में पता लगा है कि ये बीमारी को प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं, लेकिन अभी भी लिटरेचर में फुल प्रूफ हमारे पास एविडेंस नहीं है। फिर है एमेंटाडिन, सेफिनामाइड, एंटाकेपोन और ट्राईहेक्सीफेनिडिल। लीवोडोपा और कार्बिडोपा जो कि बहुत मरीज़ों में दी जाती है, इसका आइडियल टाइम जो लेने का है वो होता है एम्प्टी स्टमक। ये मेन स्टे है ट्रीटमेंट का और एक सेफेस्ट ऑप्शन है, और हमेशा इसको खाने से 1 घंटा पहले हमें लेनी चाहिए। अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो प्रोटीन रिच डाइट जो है इसकी अब्जॉर्प्शन को कम करती है, तो हमेशा हमें चाहिए कि प्रोटीन रिच डाइट से 2-3 घंटे का असर रखें, या फिर प्रोटीन रिच डाइट हम ऐसे टाइम पे लें जब ये टैबलेट हमने ना लेनी हो, स्पेशली रात को। जब ये हम लीवोडोपा लेते हैं, ज़्यादातर ये है तो सेफ़ ड्रग, लेकिन कुछ मरीज़ों में उल्टी का मन हो सकता है, जी मचला सकता है, उल्टी हो सकती है, कुछ लोगों को चक्कर आ सकता है, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं या महसूस होती हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती हैं। मोटर फ्लक्चुएशन, डिस्काइनेजियाज जो हैं, जो एबनॉर्मल मूवमेंट हैं या मोटर फ्लक्चुएशन ऑन ऑफ फिनोमिना जो कि मैंने बताया कि असर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे, जैसे बीमारी की ड्यूरेशन कितनी है, कब कितने लंबे समय से बीमारी है, एज, पेशेंट की एज क्या है, और जो दवाई हम दे रहे हैं उसका डोज क्या है। कुछ डोपामिन एगोनिस्ट हैं जैसे प्रोमीपेक्सोल, रोपिनिरोल।
ये भी हम लीवोडोपा की जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके माइल्ड इफ़ेक्ट्स हैं। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो यंगर पेशेंट्स हैं, कम उम्र के पेशेंट्स हैं, जिनको अर्ली डिजीज़ मतलब अर्ली डिजीज़ डिटेक्ट हो गया है, और इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इन पेशेंट्स में जो ये डोपामिन एगोनिस्ट लेते हैं उनको भी नाशिया, वोमिटिंग, गिडीनेस हो सकता है। लेकिन इनमें ये देखा गया है कि इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हो सकता है, या एक्सेसिव डे टाइप स्लीपीनेस, कि दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है उनको। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि उनमें शॉपिंग करेंगे वो, जब नहीं भी करनी है तब भी उनका वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करना शुरू कर सकते हैं, जहाँ एक्सेसिव ईटिंग करेंगे, या हाइपर सेक्चुअलिटी ऐसे मरीज़ों में देखने को मिल सकती है। कुछ अदर दवाइयाँ हैं जैसे रेसाग्लिजिन। कुछ लोग बोलते हैं कि डिजीज़ प्रोग्रेशन को स्लो करता है, अभी क्लियर नहीं है। एंटाकेपोन, ये भी लीवोडोपा के लिए एड ऑन, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेने से जो लीवोडोपा का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो बढ़ता है। एमेंटाडिन भी कई पेशेंट्स में यूज़फुल है, स्पेशली जब लोगों को मूवमेंट डिसऑर्डर हो। और अभी नई ड्रग है सेफिनामाइड, ये भी हम एज ए एड ऑन ड्रग यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज़ द ऑन टाइम। मीन्स जब लीवोडोपा वगैरह हमने किसी को दिया है, उसका असर को बढ़ाने के लिए सेफिनामाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैं जैसे एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स हैं, ट्राईहेक्सीफेनिडिल, बेंजेक्सोल, एपोमॉर्फिन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। आज की डेट में अगर आपने व्हाट्सएप वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो ये देखा होगा कि पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के बिल्कुल बाद उसके ये सारे सिम्टम्स कंट्रोल हो गए। लेकिन ये भी कोई आपको रिलीफ देता है, इम्प्रूव करता है सिम्टम्स को, लेकिन जब तक दवा का असर है ये क्योर नहीं है। फिर इन्हेलेशन लीवोडोपा है, लीवोडोपा एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल है, ओपीकैपोन है। ये अलग अलग दवाइयाँ हैं जो हम पार्किंसनिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें पेशेंट्स को जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस है, मूड है, अगर उसको ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस हैं जैसे बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, या ब्लैडर बाउल की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी हिसाब से भी हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कौन सी मेडिसिन क्या चूज़ करनी है, डिपेंड करता है कि पेशेंट के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, पेशेंट को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके नॉन मोटर सिम्टम्स क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मरीज़ को हमने जो मेडिसिन दी है वो सभी मरीज़ों को हम वैसे ही दें। हमने देखा है कि जब हम मेडिसिन देते हैं तो जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं तो दवा का असर जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखो इस ग्राफ में, शुरू में ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो ऑन फिनोमिना मीन्स असर वाला जो दवाई का असर है वो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो ऑफ फिनोमिना है मीन्स दवाई का जो असर नहीं है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो था कि जो हम मेडिसिन इसमें यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि हम पार्किंसन पेशेंट्स को पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। वो हैं एडवांस थेरेपीज़ बोलते हैं उसको, जिसमें एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरीज होती हैं, कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस एपोमॉर्फिन इंजेक्शंस हैं, इंट्राजेंजुनल लीवोडोपा इन्फ्यूजन्स हैं, और लीजनिंग या एमआर गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एब्लेशन है। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या होता है, इसमें हम कुछ दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ब्रेन में इंसर्ट करते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियस के पास, और वो उसको एक वायर के साथ कनेक्ट करके हम एज ए पेस मेकर उसकी छाती के ऊपर लगा देते हैं, जिससे वो पेशेंट की जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। तो किन लोगों में ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हम देते हैं, जिनको डेफिनेट पार्किंसनिज्म डिजीज़ है, और जिन लोगों को लीवोडोपा से रिस्पांस तो अच्छा था, लेकिन जो ऑन ऑफ फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और
इतनी ज़्यादा उसको डिस्काइनेसियाज हैं, जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं कि पेशेंट उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो रखा है। अनकंट्रोल्ड ट्रेमर्स हैं कि हाथ पैर इतने हिलते हैं कि वो उसकी डेली एक्टिविटीज़ को जो हैम्पर कर रहा है। या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें याददाश्त कम हो रही है, उनके गेट या फिर ऑटोनोमिक प्रॉब्लम है, बीपी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इफ़ेक्टिव है। तो जब हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, हम मोटर सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जो कंपन है, जो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस अकड़पन था, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो पेशेंट सुस्तपन है वो कम हो जाएगा, अबनॉर्मल मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है। जो ऑफ टाइम था, दवाई का असर जो कम होता है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ऑन टाइम उसका बढ़ सकता है। पेशेंट में जो दवाइयाँ चल रही हैं उनका डोज भी कम हो जाता है 50 to 70%। इससे पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है ये भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी अपनी लिमिटेशन है। ये भी बीमारी को क्योर नहीं करता है या उसकी प्रोग्रेशन को कम नहीं करता है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों में जो मेमोरी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस हैं, वो कुछ लोगों में कंट्रोल होते हैं लेकिन 100% सभी में कंट्रोल नहीं होते हैं। पेशेंट की जो गेट प्रॉब्लम है, जो चलने की प्रॉब्लम है, वो कई लोगों में कंट्रोल हो सकती है और कई लोगों में बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो। तो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं, वो भी कई बार इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। तो रिस्क क्या होता है जब हम पेशेंट में इलेक्ट्रोड ब्रेन में लगाते हैं? पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांस रह सकता है, उसको ब्लीडिंग होने के चांस, ब्रेन में ब्लीडिंग जिसको हम इंट्राक्रैनियल हेमरेज बोलते हैं, वो हो सकती है। पेरी ऑपरेट, ये दो इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन और ब्रेन हेमरेज। इसके अलावा पेरी ऑपरेटिव कन्फ्यूजन है, यूरिनरी रिटेंशंस हैं, सीजर्स हैं, ट्रांजिएंट वर्सनिंग ऑफ द गेट डिसफंक्शन है। कई लोगों में डिप्रेशन हो सकती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई और एरिया स्टिमुलेट हो जाए तो पेशेंट को स्पीच की क्लैरिटी अफेक्ट हो सकती है, अबनॉर्मल मूवमेंट बढ़ सकती हैं। तो ये एक पिक्चर दिखाई गई है कि कैसे हम एमआरआई में उसको दो स्टेज में हम करते हैं। डीबीएस एमआरआई मशीन में डाल के पहले पेशेंट्स में हम लीड प्लेसमेंट करते हैं, फिर उसको वायर के साथ कनेक्ट करके पेसमेकर जो इम्प्लांट है, ये अलग अलग साइज़ के इम्प्लांट हैं, वो डालते हैं। तो जो डीबीएस सर्जरी है, उसकी सर्जरी के बाद हमें उसकी जो इम्प्लांट डाल रखा है उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज लगा दिया उसी समय आपने उसको, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। उसको कुछ दिन के बाद, सर्जरी के बाद उसको स्टार्ट किया जाता है। इसकी डीबीएस की जो हम पेसमेकर हमने डाल रखा होती है उसकी दो तरह की बैटरीज होती हैं। एक नॉन रिचार्जेबल होती हैं जो कि 4 से 5 साल तक काम करती हैं। रिचार्जेबल जो होती हैं 9 से 20 साल तक काम करती हैं। और जब भी इनका टाइम पूरा हो जाता है तब उनको चेंज करना पड़ता है। फिर ये मैंने बताया था कि कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस एपोमॉर्फिन इन्फ्यूजन, ये आप देख सकते हो कि एपोमॉर्फिन का पंप लगाया जाता है। इसमें हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की तरह उस ब्रेन में सर्जरी नहीं करते हैं, ये आपके पेट में चिपका दिया जाता है और ये एपोमॉर्फिन कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहता है। इससे पेशेंट में, जो ऐसे पेशेंट जिनमें हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनमें हम ये चीज़ लगा सकते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना इफ़ेक्टिव है वो अभी क्लियर नहीं है। फिर एमआरआई गाइडेड हम लीजनिंग करते हैं, उस जगह में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो अगर हम एडवांस्ड सर्जरीज़, एडवांस थेरेपीज़ में देखें दवाइयों के बाद, तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद एपोमॉर्फिन इंजेक्शन जो है हम सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में लीवोडोपा की क्या क्या प्रेपरेशंस आती हैं,
कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ सकती है, या नॉन इन्वेसिव स्टिमुलेशन कोई स्ट्रेटजीज आती हैं, इसका हम वेट कर सकते हैं। तो जो भी पेशेंट जो हैं पार्किंसन के, उनको चलते रहना है। अगर वो चलते रहेंगे तो मतलब एक्टिविटी करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक अपने जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिसिन कंटिन्यूसली लेनी है, डॉक्टर की सलाह पे रेगुलर चेकअप करवाना है। ऑफ एंड ऑन फिनोमिना आएंगे, डॉक्टर मेडिसिन का डोज एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, जिससे आपके सिम्टम्स कंट्रोल रहें और एक आपका रेगुलर फॉलो रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दवाइयाँ प्रॉपर लीजिए। जो इसके आपको डॉक्टर बताते हैं कि ये ऑन फिनोमिना हो सकता है या ऑफ फिनोमिना हो सकता है, या एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, तो उसको उसके ऊपर अमल करना है, अपने आप को एक्टिव रखना है फिज़िकली और मेंटली। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो रन फॉर पार्किंसन था। तो हम सबको चाहिए कि जो पार्किंसनिज्म के मरीज़ हैं उनके साथ उनको सोशल मॉरली सपोर्ट करें और उनको इसके बारे में अवगत कराएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या क्या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो पार्किंसन के मरीज़ में हेल्पफुल हो सकती हैं, उनको क्या डाइट लेनी है, उसके बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।